आज का हमारा टॉपिक होगा जैविक और अजैविक संसाधन। कौन सा होगा? जैविक संसाधन। सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक संसाधन होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। जैविक संसाधन के अंतर्गत संपूर्ण जैव जगत है या संपूर्ण जो जैव जगत का जो धरातलीय भाग है उसका अध्ययन जैविक संसाधन के अंदर किया जाता है। अजैविक संसाधन में जल है, उसके बाद में मृदा और जो खनिज संसाधन है उसका अध्ययन है वो अजैविक संसाधन के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में जो संसाधन है वो संसाधन क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो मानव की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों उन्हें संसाधन कहा जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम बात करेंगे पशु संसाधन है, उसके बाद वन संसाधन, मत्स्य संसाधन, जल संसाधन और खनिज जो संसाधन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे जैविक और अजैविक संसाधन के बारे में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा पशु संसाधन। कौन सा टॉपिक होगा? पशु संसाधन है, उसकी हम बातें करते हैं। पशु संसाधन की अगर बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही है वो पशु संसाधन कार्य किया जाता है। कृषि के साथ साथ भारत में अधिकतर यानी लगभग 69% जो जनसंख्या गांवों में निवास करती है वो डायरेक्ट रूप से कृषि से जुड़ी हुई है और कृषि के साथ साथ मानव है वो पशुपालन का कार्य करता है। पशु संसाधन के बारे में डॉक्टर डार्लिंग ने लिखा है। किसने लिखा था? डॉक्टर डार्लिंग के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर डार्लिंग के अनुसार खेत बिना जोते हुए पड़े और उसके साथ साथ खलिहानों खाद्यान्नों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं, इससे और दुखदायी बात क्या हो सकती है? ये बात डॉक्टर डार्लिंग ने भारत के पशु संसाधन के बारे में कही। उसके बाद में जो भारत का जो पशु संसाधन है उस भारत के पशु संसाधन के महत्व की बात करें तो भारत के पशु संसाधन महत्व की अगर हम बात करें तो भारत में परिवहन के रूप में पशु संसाधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें ऊंट के माध्यम से, और जो पर्वतीय हिमालय क्षेत्र है वहां पर घोड़े, गद्दे, खच्चरों के माध्यम से वो परिवहन का कार्य किया जाता है। उसके बाद में भारत में कृषि करने के लिए वो पशुओं का प्रयोग किया जाता है। कुओं से पानी निकालने, रहड़ चढ़ से है वो पशुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ में भारत के अंदर जो पशुओं के जो सींग हैं उनसे कलात्मक वस्तुएं और कलात्मक जो कंघी है वो पशु संसाधनों से बनाए जाते हैं। भारत में विश्व का 20% पशु संसाधन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? भारत में विश्व का 20% पशु संसाधन पाया जाता है। इस 20% जो पशु संसाधन है, इस 20% पशु संसाधन के साथ साथ में भारत के अंतर्गत है वो पशु संसाधनों में जो गाय हैं तो 12.7% है वो भारत में गाय पाई जाती हैं। उसके बाद में 56.7% है वो भारत में भैंस पाई जाती हैं। उसके बाद में 14.5% है, 14.5% है वो भारत में बकरियां पाई जाती हैं। उसके बाद में 5.9% है वो भेड़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? भेड़ें पाई जाती हैं। उसके बाद में 3.1% है वो मुर्गियां पाली जाती हैं। उसके बाद में जो 2.4% है वो भारत में ऊंट पाए जाते हैं और उसके साथ साथ 42,000 है वो 42,000 याक पाले जाते हैं। ये क्या हो जाएगा? भारत में पशु संसाधन। उसके साथ में भारत में पशु संसाधन है वो कृषि कार्यों में जाता है। पशुओं से है वो गोबर, मल मूत्र जो प्राकृतिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पशु संसाधनों के अंतर्गत है वो पशु संसाधनों के अंतर्गत भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दूध है, दही है, घी है, खोया, मावा, पनीर है, ये सभी पशुओं से प्राप्त होता है। उसके बाद में ऊन है वो पशु से प्राप्त होता है और जो मांस है वो भारत में पशुओं से प्राप्त होता है। भारत के जो कृषि के अंतर्गत जो योगदान है उस कृषि के अंतर्गत 30% जो भूभाग है या 30% जो संसाधन है वो पशुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पशुओं से प्राप्त होता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो पशु संसाधन है उन पशु संसाधनों के क्षेत्र, किसकी बात करते हैं? पशु संसाधन के क्षेत्र। तो पशु संसाधन के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जगह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा जाएगा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा जाएगा उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। कौन सा जाएगा? उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। उसके बाद में जो तीसरा है वो तीसरा जाएगा पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। और चौथा जाएगा मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र हो जाएंगे जहां पर भारत में पशु क्षेत्र हैं, जहां पर भारत में पशु पाले जाते हैं। इनकी बात है वो हम भारत के मानचित्र के संदर्भ में
करते हैं। किसके संदर्भ में करते हैं? भारत का जो मानचित्र है उस भारत के मानचित्र के संदर्भ में है, वो भारत के पशु संसाधनों के बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, भारत के पशु संसाधन है, उस पशु संसाधनों के अंतर्गत अगर हम देखे जाए तो 4 क्षेत्रों, उन 4 क्षेत्रों में वो विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जो 4 क्षेत्र हैं, उन 4 क्षेत्रों के अंतर्गत भारत का जो पशु संसाधन है उसको विभाजित किया गया। उन 4 क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा भारत का जो मानचित्र है, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत हम बातें करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए जो 4 क्षेत्र हैं, वो पहला जाएगा पूर्वी जलवायु वाला जो क्षेत्र है, हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भाग आ जाएगा। और उसके बाद में जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी पूरी जो तटवर्ती जो भाग हैं, वो सभी क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। किसके अंतर्गत जाते हैं? पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये है वो भारत का मानचित्र है। क्या हो जाएगा? भारत का मानचित्र। उसके बाद में ये जो यहाँ पर इस प्रकार का जो भाग है वो हो जाएगा नेपाल, और फिर यहाँ पर इस प्रकार का भाग है वो हो जाएगा भूटान, और यहाँ का जो भाग है वो भारत का जलीय जो पड़ोसी देश है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा भारत। इसके अंतर्गत बात करते हैं भारत के प्रमुख पशुपालन क्षेत्र। सबसे पहला है वो हमारा हो जाएगा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो ये जो भाग है, कौन सा भाग हो जाएगा? ये जो हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है वो ये भाग, इसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ तक का भाग, इस प्रकार का भाग है वो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर भारत में है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उसके साथ साथ में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, और जो हिमालय का ये जो तराई भाग है, इस तराई भाग में है वो पशुपालन का कार्य किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? जो तराई का जो क्षेत्र है उसके साथ साथ में जो पूर्वांचल भारत का जो भाग है वहां पर पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी हमने बात की कि जो पूर्वी, जो पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जो जलवायु क्षेत्र है, उस उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी जो जलवायु क्षेत्र है तो उसका जो ये भाग है वो इस प्रकार का भाग आ जाता है। किस प्रकार का भाग आ जाएगा? ये जो भाग है वो आ जाएगा उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अंतर्गत है वो पशुपालन किया जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत है वो प्रमुख रूप से आ जाएंगे जो पंजाब है वो पंजाब का जाएगा दक्षिणी भाग, हरियाणा का भाग आ जाएगा, दिल्ली का भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात का पश्चिमी भाग, और जो राजस्थान है, राजस्थान का जो पूरा पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्रमुख जो पालतू पशु हैं वो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधे, खच्चर और घोड़े हैं। वो उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के प्रमुख पालतू पशु हैं। उसके बाद में तीसरा है वो आ जाता है पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो उत्तरी भाग का है ये भाग सम्मिलित किया जाता है। कौन सा भाग सम्मिलित किया जाता है? इस प्रकार का जो भाग है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगर इसकी चर्चा करें तो ये जो भाग है वो भाग आ जाएगा पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा? पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंदर। इसके अंतर्गत आ जाएगा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, उसके बाद है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उसके बाद है उड़ीसा, फिर उसके बाद कुछ भाग छत्तीसगढ़ का, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, तमिलनाडु का पूर्वी भाग, केरल का पश्चिमी भाग, और जो कर्नाटक का जो पश्चिमी भाग है वो आ जाएंगे पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंदर आ जाएंगे? पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा जो लास्ट भाग रह जाता है उसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा भाग आ जाएगा जो मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा हो जाएगा? मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, संपूर्ण जो मध्य प्रदेश है, उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग है, तमिलनाडु का पश्चिमी भाग है, केरल का पूर्वी भाग है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो गोवा राज्य हैं वो आते हैं। ये प्रमुख है वो भारत में भेड़ पालन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये भारत का भेड़ पालन क्षेत्र हो जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में संकेतों के आधार पर तो जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उनके जो संकेत हैं वो इस प्रकार के हो जाएंगे। उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र है तो उत्तरी पश्चिमी जलवायु का जो संकेत है वो ये जो क्षेत्र है वो उत्तरी पश्चिमी जलवायु के संकेत हो जाएंगे। उसके बाद में जो पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है तो ये जो संकेत हैं ये संकेत हो जाएंगे पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंदर। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो ये प्लस का निशान है वो आ जाएगा मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत
ये हमारा हो जाएगा भारत प्रमुख पशुपालन क्षेत्र, प्रमुख पशुपालन क्षेत्र आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत को इसमें 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। इन 4 भागों की बात हमने है वो मानचित्र के माध्यम से की। अब देखो इसके बारे में विस्तार से मत। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत किसके अंदर? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो तराई क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर, जो मिजोरम का जो भाग है वहां पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन किया जाते हैं। इसके अंतर्गत है वो इसके अंतर्गत भेड़ और बकरियां हैं वो प्रमुख पालतू पशु हैं। भेड़ और बकरियों से उत्तम किस्म की है वो ऊन प्राप्त होती है। श्वेत प्रकार की जो ऊन है वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पादित होती है। दूसरा उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, यह आ जाएगा उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। पंजाब का पश्चिमी दक्षिणी भाग आ जाएगा, हरियाणा का पश्चिमी भाग आ जाएगा, राजस्थान का आ जाएगा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात का जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत है वो भारत में भेड़, बकरियां, गाय, भैंसे, घोड़े, गधे और खच्चर हैं वो घोड़े, गधे, खच्चर प्रमुख पालतू पशु हैं। उसके बाद जो तीसरा क्षेत्र था वो पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? पूर्वी पश्चिमी। इसमें उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उसके बाद उड़ीसा का भाग आ जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, तमिलनाडु है उसका पूर्वी भाग, केरल का पश्चिम भाग है, कर्नाटक का जो पश्चिम भाग है वो उत्तरी पश्चिम तटीय क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। ध्यान रखना ये भारत का प्रमुख भेड़ पालन क्षेत्र है। कौन सा जाएगा? प्रमुख भेड़ पालन जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है, लेकिन यहां पर घटिया किस्म की है वो ऊन प्राप्त होती है। उसके बाद है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, तो इसमें उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर ये आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग आ जाएगा, तमिलनाडु का पश्चिमी भाग आ जाएगा, जो केरल है उसका पूर्वी भाग आ जाएगा, कर्नाटक उसका पूर्वी भाग है, और महाराष्ट्र का जो भाग है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत है, और जो गुजरात है उस गुजरात के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जगह मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। यहां पर अगर हम बात करें तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में है वो प्रमुख रूप से भैंस है, वो भैंस को पालने का कार्य, या भेड़ है उन भेड़ को पालने का कार्य मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत किया गया है। ये थे भारत के प्रमुख पशु संसाधन के 4 क्षेत्र, जिसकी हमने मानचित्र के माध्यम से भी बातें की थी। उसके बाद में जो हमारा जो पशु संसाधन है उस पशु संसाधन के बारे में हम बातें करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पशु संसाधन के बारे में बातें करते हैं। तो पशु संसाधन में हमारा प्रमुख जो था वो थे गाय। कौन सी थी? गाय और जो बैल है उसकी बार की 12.7%। उसके बाद दूसरा था वो थी भैंस, ठीक है, 56.7%। उसके बाद तीसरा था 14.5%, ये थी बकरियां। क्या थी? बकरियां। उसके बाद चौथा था वो थी 5.9% भेड़। क्या थी? 5.9% भेड़। उसके बाद में पांचवा था 3.1% मुर्गियां। क्या जाएंगी? 3.1% मुर्गियां। और जो छठा था वो था 2.4% ऊंट। और जो सातवां था वो सातवां हो जाएगा 42,000 याक। कितने हो जाएंगे? 42,000 जो याक हैं वो याक पाले जाते थे। इसकी हम बातें करेंगे क्रम के अनुसार। सबसे पहले हम बात करते हैं गाय बैल की, ठीक है। गाय बैल पालन या पालन में भारत का ब्राजील के बाद में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका आता है? ब्राजील का आता है, और ब्राजील के बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है। भारत में जो विश्व की कुल गाय है उनका 12.7% पाला जाता है। अगर संख्या की हम बात करें तो 19.09 करोड़। कितनी हो जाएगी? 19.09 करोड़ हो जाएगी। भारत की जो गायें हैं उनका जो दूध है वो उत्तम पौष्टिक प्रकार का अर्थात A2 वर्ग का है। किस प्रकार का है? A2 वर्ग का दूध है वो भारतीय गायों की नस्लों में पाया जाता है, ठीक है। किसके अंतर्गत है? गाय बैल पालन में। यह पौष्टिक आहार का प्रमुख स्रोत गाय को माना जाता है, जिसका ब्राजील के बाद दूसरा स्थान, विश्व में 12.7% भाग 19.09 करोड़ पौष्टिक आहार के लिए और A2 वर्ग प्रकार का है वो दूध पाया जाता है। A2 वर्ग किस्म पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो भैंस पालन में भारत का वो विश्व में पहला स्थान है। भैंस की अगर हम दृष्टि से बात करें तो भारत में विश्व की कुल भैंसों का है वो 56.7% भैंस पाई जाती है, और 10.89 करोड़ भारत में भैंसों की संख्या। किसकी है? भैंस की संख्या कितनी है? 56.7%। 10.89 करोड़ है वो भैंसें भारत में पाली
जाती हैं। अब इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो भैंस पालने वाले जो राज्य हैं उसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। और तीसरा राज्य आ जाएगा महाराष्ट्र। ये 3 राज्य भारत में प्रमुख भैंस पालक राज्य हैं। उसके बाद में हरियाणा है, हरियाणा के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में राजस्थान, गुजरात और जो कर्नाटक राज्य हैं वो भी भैंस पालते हैं। उनका भी अपना अपना स्थान है। प्रमुख है वो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। भैंसों का दूध है वो सर्वाधिक होता है। भैंसों का दूध है वो गाढ़ा दूध होता है। ठीक है। उसके बाद में भारत में जो भैंसें हैं उसकी कई किस्में हैं। किस्मों की अगर बात करें जैसे कि जाफराबादी है। कौन सी किस्में हैं? जाफराबादी है, मुर्रा है, मेहसाना है। कौन सा जगह? मेहसाना है, सूरती है और देसी। ये क्या हो जाएंगी? भैंसों की प्रमुख किस्में हो जाएंगी या नस्लें हैं वो नस्लें हो जाएंगी। ठीक है। जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना और सूरती देसी। सबसे बढ़िया जो भैंस की क्वालिटी होती है वो होती है मुर्रा प्रकार की भैंसें। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा। भैंस उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान 56.7%, 10.89 करोड़ भैंस पाली जाती है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में भैंस पालन कार्य किया जाता है। किस्मों की अगर हम बात करें तो जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना, सूरती और देसी है वो प्रमुख है इसकी किस्में हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 14.5% के साथ बकरियां की। ठीक है। भारत में गरीब बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। एक बकरी एक दिन में 1 से 3 लीटर तक दूध है वो दे देती है। कितने लीटर दूध देती है? 1 से 3 लीटर दूध दे देती है। इसीलिए इसे भारत को गरीब की गाय कहा जाता है। किसकी गाय कहा जाता है? गरीब की गाय कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत इसकी जो मेंगनी है, क्या जो बकरी की मेंगनी है वो उत्तम प्राकृतिक खाद है। क्या है? उत्तम प्राकृतिक खाद है वो बकरी की मेंगनी है। भारत में 14.5% बकरियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक बकरियों की अगर हम बात करें तो 60% जो बकरियां हैं, कितनी? 60% जो बकरियां हैं वो राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक का जो भाग है इसके अंतर्गत पाली जाती हैं। अन्य की अगर बात में पंजाब, हरियाणा है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में वो बकरियों को पालने का कार्य किया जाता है। किसके अंतर्गत? बकरियों के अंतर्गत। 14.5% है। गरीब की गाय कहा जाता है। एक दिन में 1 से 3 लीटर तक दूध देती है। इसकी मेंगनी उत्तम प्रकार की खाद्य होती है। प्रमुख जो राज्य हैं वो राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में है। वो बकरी पालने का कार्य सर्वोत्तम रूप से किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं भेड़ पालने की। 5.9% वो भेड़ पाली जाती है। भेड़ पालने में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान। कौन सा है? चीन के बाद दूसरा स्थान है। भेड़ है वो प्रमुख रूप से मांस के लिए, मांस व ऊन के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती हैं? मांस व ऊन के लिए वो भेड़ पालने का कार्य किया जाता है। भारत में जो हिमालय क्षेत्र है उसके साथ साथ में ये जो मध्यम वर्षा वाला जो क्षेत्र है यहां पर सर्वाधिक मात्रा में भेड़ पालने का कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत में जो भेड़ों से वो प्राप्त ऊन होती है उसे गलीचा ऊन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलीचा ऊन। यानी जो घटिया किस्म की ऊन है वो भारत में प्राप्त होती है, उससे गलीचा ऊन कहा जाता है। भारत अच्छी किस्म की जो ऊन है वो दूसरे देशों से आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल जो देश हैं उनसे भारत है वो उत्तम किस्म की ऊन है वो आयात करता है। उसके बाद जो 3.1% जो मुर्गियां हैं उसका किसी भी प्रकार का विश्लेषण है वो नहीं किया गया है। बात हम करते हैं जो ऊंट है उसकी 2.4% है। ऊंट की अगर 2.4% की बात करें तो ऊंट उत्पादन में भी भारत के अंतर्गत है वो राजस्थान का पहला स्थान है। किसके अंतर्गत है? भारत के अंतर्गत। यानी भारत के जो कुल ऊंट हैं उनका 50% जो भाग है वो 50% भाग अकेले राजस्थान में पाया जाता है। ऊंट का जो पैर गद्दीदार है वो होने के कारण है इसके जो मरुस्थलीय जो रेतीले प्रदेश हैं वहां पर दस्ते नहीं हैं। उनकी जो ऊंट है उसकी यादाश्त है वो काफी तेज होती है। ऊंट है वो एक दिन में 50 किलोमीटर तक है वो परिवहन कर सकता है। राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें परिवहन के लिए है वो ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट को है वो 7 दिन तक बगैर पानी पिए रह सकता है। ऊंट की जो एक कुब्बड़ होती है उस कुब्बड़ के अंतर्गत जो भोजन है वो उस भोजन को रखने या पानी की रखने की क्षमता होती है। पश्चिमी राजस्थान में ऊंट का विशेष महत्व है। इसके पैर जो गद्दीदार होते हैं
इसीलिए है वो पश्चिमी राजस्थान में, जो राजस्थान उसे रेगिस्तान का ऊंट है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत है, उस भारत में जो ऊंट है वो एक कुबड़ वाले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। और जो अरब देश हैं, किसमें? अरब देश हैं, उस अरब देशों में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, विशेष तौर से जो सऊदी अरब है। कौन सा देश हो जाएगा? सऊदी जो अरब देश है उसमें 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। और जो सऊदी अरब है वो ऑस्ट्रेलिया से ऊंटों का आयात करता है। किसे करता है? ऑस्ट्रेलिया से वो सऊदी अरब ऊंटों का आयात करता है। तो ये हमारा जाएगा ऊंट। उसके साथ साथ में अन्य की अगर हम बात करें तो जो 42,000 है वो 42,000 याक पाए जाते हैं, जिनका उपयोग है वो परिवहन के रूप में किया जाता है। विशेष तौर से जो हिमालय क्षेत्र है उसमें पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए जो यात्राएं हैं वो याकों के माध्यम से की जाती हैं। ये हमारा था भारत के अंतर्गत जो भारत में पशु संसाधन, उन पशु संसाधनों के बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं जो भारत में पशु संसाधन है, उस पशु संसाधन के कमजोर स्थिति के कारण। किसकी बात करते हैं? भारत में पशु संसाधन के कमजोर होने के प्रमुख कारण, यानी इससे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत में जो पशु संसाधन है वो पशु संसाधन कमजोर हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में पशु संसाधन की स्थिति, यानी कमजोर होने की स्थिति। इसके अंदर पहला जाता है पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। किसकी आ जाएगी? पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। दूसरा जाएगा अच्छी पशु नस्लों का अभाव। अच्छी पशु नस्लों का अभाव आ जाएगा, का अभाव। उसके बाद में पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। दिया देंगे पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी, अच्छी पशु नस्लों का अभाव, पशु का अज्ञानता व लापरवाही। उसके पास पशु जो क्षेत्र हैं वो पशु वैज्ञानिक पद्धति से नहीं किया जाता है। अब इसके अगर बात करें पौष्टिक आहार व हरे चारे की, तो भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें जो वर्षा होती है उस समय है वो भारत के अंतर्गत है वो जो वनस्पति है उस वनस्पति का अभाव पाया जाता है वर्षा की कमी के कारण। इसलिए जो भूसा या जो डंठल होती है वो डंठल है वो पशुओं को खिलाया जाता है। उसके बाद में जो पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण है वो दूध में कमी आ जाती है। उसके साथ साथ में जो उनकी जो क्रियाएं हैं या एक्टिविटीज हैं वो कम होने लग जाते हैं। तो पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी है वो पशुपालकों की कमजोर स्थिति कारण है। उसके बाद अच्छी जो पशु नस्लें हैं उस अच्छी पशु नस्लों का अभाव पाया जाता है कि भारत में जो कम दूध देने वाली जो नस्लें हैं वो पाई जाती हैं, जिसके कारण जो दूध का उत्पादन है वो उत्पादन कम हो पाता है। इसीलिए भारत में अलग अलग स्थानों पर अच्छी पशु नस्लों को है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष तौर से इसका जो विभाग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। अज्ञानता मतलब होता है पशुपालक वो किसी भी प्रकार की जो बीमारी है उस बीमारी पर ध्यान नहीं देते हैं। विशेष तौर से अगर हम बात करें तो जो बाड़े होते हैं उन्हें एक ही स्थान पर बांधना और जिसके कारण है उनके अंदर जो वर्षा ऋतु है उसमें अलग अलग प्रकार के जो रोग हैं वो रोग फैल जाते हैं, जिनके कारण है वो पशु हैं वो मर जाते हैं। तो ये भी पशुपालकों की जो अज्ञानता व लापरवाही होती है। उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं पशुपालकों के लिए जो कार्य है वो हम किस प्रकार से किया सकते हैं, जो लाभ के कार्य है वो ठीक इसके विपरीत पौष्टिक आहार व हरे चारे की उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना, जिससे जो पशु है उनकी संख्या उनकी जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो सके। उसके बाद अच्छी पशु नस्लों का अभाव है तो ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में प्रजनन जो केंद्र है वो केंद्र खोल करके है वो अच्छी पशु नस्लों को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो पौष्टिक दूध है वो उसकी प्राप्ति हो, जो नस्लें उस नस्लों में विकास हो। और पशुपालन की अज्ञानता व जो लापरवाही है, जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को समय समय पर टीका लगाकर निदान करने का कार्य किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा पशुपालकों की जो कमजोर स्थिति को दूर करने के कार्य। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था पशु संसाधन। इस पशु संसाधन की अगर हमने बात की तो भारत में पशु संसाधन की परिभाषा डॉक्टर डार्लिंग के अनुसार, उसके बाद भारत में पशु संसाधनों का महत्व के बाद में हमने बात की तो भारत में जो पशुपालन के क्षेत्र हैं उन 4 क्षेत्रों को मानचित्र के माध्यम से पढ़ा। उसके बाद में आ जाएगा भारत में जो पशु संसाधन है उसके बारे में, और जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था उसके अंदर हमने बात की जो पशुपालन है उसकी कमजोर स्थिति के कारण और उसको दूर करने के कारण। तो ये हमारा जैविक और अजैविक संसाधन के अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट है वो पशु संसाधन था जो कि कंप्लीट हो गया। उसके बाद में किसके
के बाद में पशु संसाधन के बाद में हम बात करेंगे वन संसाधन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।